गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम वेव का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास थर्ड लेक्चर है ना, आज थर्ड लेक्चर वेव का है। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको वेव के बारे में बताया था, व्हाट इज वेव। और वेव को यदि हम सिंपल में कहें तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस। वेव इज अ डिस्टर्बेंस है। उस डिस्टर्बेंस के कारण मीडियम में एक एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है। ठीक है, हमने टाइप ऑफ वेव्स डिस्कस किए थे, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव, आपको याद होगा। फिर मैकेनिकल वेव मैंने डिस्कस किया था। मैकेनिकल वेव आर दोज विच रिक्वायर्ड टू ट्रेवल मीडियम। मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता हो। जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। फिर कल मैंने आपको मैकेनिकल वेव के टाइप बताए थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल अपने पोजीशन, मेन पोजीशन से ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं और उनकी वेव परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। राइट एंगल, पार्टिकल और वेव दोनों राइट एंगल पे होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल में जिस डायरेक्शन में पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वेव। तो पार्टिकल की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल में क्या होती है, सेम होती है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस मैंने आपको बताए थे, 5-6 डिफरेंसेस, उनको आप देख लेंगे। क्लियर है। आज हम नेक्स्ट वेव डिस्कस करेंगे। उस वेव का नाम है प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे, सभी लोग हेडिंग लगाएंगे, प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव हेडिंग लगाएंगे, प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेव है। प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव क्या है, हम इसे डिफाइन करेंगे। व्हेन डिस्टरबेंस produced when disturbance produced in the medium, when disturbance produced in the medium, then the energy moves from one place to another place. When disturbance produced in the medium, then the energy moves from one place to another place. ठीक है। Another place. The produced disturbance is called progressive wave. Is called progressive wave. तो जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस डिस्टरबेंस इन द मीडियम, is called progressive wave. When disturbance produced in the medium, then the energy move from one place to another place. The produced disturbance in the medium is called progressive wave.
तो जो भी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है उसे हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। क्लियर है सभी को? तो ये जो प्रोग्रेसिव वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल भी होती है और ट्रांसवर्स भी होती है। कैसी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल भी होती है और ट्रांसवर्स भी होती है। और इसमें जो वेव एसएचएम करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, वो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहलाती है। कैसे? प्लेन, क्योंकि उसका पाथ लगभग कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोल देते हैं? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है ना? तो दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स as well as longitudinal ये वेव ट्रांसवर्स भी होती है और लॉन्गिट्यूडनल भी होती है। ठीक है ना? कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं और ट्रांसवर्स भी होती हैं। इसमें वेव के पार्टिकल ऊपर भी जाते हैं और आगे भी जाते हैं, मतलब दोनों केसेस इसमें होता है। इसमें दोनों चीजें रहती हैं, आगे भी जाते हैं और वाइब्रेट भी होते हैं, दोनों होते हैं। द वेव प्रोपोगेट, इसमें जो वेव प्रोपोगेट होता है, जो वेव प्रोड्यूस होती है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती है। जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ ना, पार्टिकल क्या करते हैं? इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। मतलब प्रोग्रेसिव वेव एक है तो उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ साथ कुछ और चीजें डिस्टर्ब रहेंगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें पार्टिकल की पोजीशन हर जगह पे बदलती रहेगी, हर जगह पे उसका एम्पलीट्यूड बदलता रहेगा। अभी पार्टिकल कहाँ है तो कुछ सेकंड बाद वो पार्टिकल दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे पार्टिकल अभी यहाँ है, कुछ सेकंड बाद पार्टिकल यहाँ चला जाएगा, तो पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं? पार्टिकल अभी यहाँ है, कुछ सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगा, कुछ सेकंड में यहाँ जाएगा। तो टाइम के साथ पार्टिकल की पोजीशन अपने मीन पोजीशन के अबाउट चेंज हो रही है। ठीक है ना? तो उसमें हम लोग अभी हम इक्वेशन भी इसका फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगा ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, यहाँ पे लिख लेंगे ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, प्रोपोगेशन का मतलब कल बताया था क्या होता है? ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम execute simple harmonic motion, execute SHM। इसमें जो पार्टिकल होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव के चलने में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया सभी को? समझ में आया क्या? क्लियर है? मीडियम एग्जीक्यूट SHM। These wave is called plane progressive wave, plane progressive wave। देखिए प्रोग्रेसिव वेव में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव तब कहलाएगा जब पार्टिकल
सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेंगे। जब वेव के पार्टिकल क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेंगे, तब उस वेव को हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, क्योंकि इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो पाथ होता है वो नियरली स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है सभी को? तो ऐसे वेव को हम प्लेन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ना, प्रोग्रेस कहते हैं ना, प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस करना। तो जहां भी डिस्टरबेंस क्रिएट होगा वहां पे एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो एनर्जी कहाँ जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो वहां पे जो पार्टिकल्स होंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। तो ऐसे वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहेंगे। ध्यान रखना आपको सभी को। अब हम वेव डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे, यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी कोई डाउट है? डाउट हो तो बताइए। डेफिनेशन सभी को समझ में आया? When disturbance produced in the medium, then the energy move from one place to another place. The produced disturbance in the medium is called progressive wave. ये वही वेव की डेफिनेशन है, सिंपल सी वेव की डेफिनेशन यही मैंने लिखाया था ना कि वेव इज अ डिस्टरबेंस। वेव क्या है, डिस्टरबेंस है। उस डिस्टरबेंस के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। वो जो एनर्जी जाती है वही तो वेव बन जाता है। एनर्जी जिस प्रकार से पार्टिकल में एनर्जी आती है और पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो पार्टिकल जो वाइब्रेट होते हैं, एनर्जी उसकी ट्रांसफर होती है, वही हमारा वेव कहलाता है। These wave are transfer as well as longitudinal. ये वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसवर्स स्पेलिंग, ट्रांसवर्स, ठीक है ना। ये जो वेव होती है किस नेचर की होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है, ठीक है ना, दोनों नेचर होता है। और during the propagation of progressive wave, each particle of the medium execute SHM, simple harmonic motion. This wave is called plane progressive wave. क्लियर है सभी को? अब यहां से देखते हैं, ये वेव यदि हम बनाए तो सिंपल ये वेव हम ऐसे बनाएंगे। ये वेव हमारी, वेव में ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है, एम्पलीट्यूड, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। अब आपके वेव के पार्टिकल्स में ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को किसी को याद है क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? ये लाइन मीन पोजीशन है। ये लाइन क्या है, जब कोई ऑसिलेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो इसमें एक मीन पोजीशन होती है, इसे कोई मीन पोजीशन बोलते हैं। तो पेंडुलम इसके इधर गया और इधर गया, तो जो ये बीच वाली लाइन है ये क्या है, मीन पोजीशन है ये लाइन। और इसमें वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको अभी बना लीजिए, मैं पूरा इक्वेशन यहाँ से प्रूव करूंगा। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव, पूरा प्रूव करके देंगे कैसे वो प्रोग्रेसिव वेव है और वो वेव इक्वेशन क्यों है। कोई भी इक्वेशन वेव होगा, वेव का इक्वेशन होगा, ये कैसे जानेंगे हम, और कोई इक्वेशन वेव का नहीं होगा, ये कैसे जानेंगे। ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले इसको बना ले, बना लिया डायग्राम। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, वेव कितना डिस्प्लेस हो रही है, ये एम्पलीट्यूड है, ये नेगेटिव में, ये भी एम्पलीट्यूड होता है। तो ये जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम वेव का एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग लगाएंगे।
characteristics of progressive wave. प्रोग्रेसिव वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है, these wave transmit energy. These wave transmit energy from one place to another place. प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। These wave transmit energy from one place to another place. दूसरा पॉइंट है, these wave particle vibrate about their mean position. इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं। इन दीज वेव पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन के ऊपर और नीचे पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, वेव के पार्टिकल्स एक डिफिनिट स्पीड से आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, द वेव ट्रेवल थ्रू द मीडियम विथ डिफिनिट स्पीड। द वेव ट्रेवल थ्रू मीडियम with definite speed. इसमें जो वेव होती है एक निश्चित डेफिनेट स्पीड से मीडियम में आगे बढ़ती है। अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो पार्टिकल्स का फेज होता है वो अलग अलग होता है। द फेज इज डिफरेंट। द फेज ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट at different time. पार्टिकल का जो फेज होता है अलग अलग। कुछ जगह पे पार्टिकल यहाँ है तो इसका फेज अलग है। पार्टिकल यहाँ आया, टाइम चेंज हुआ, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा पार्टिकल का फेज चेंज होता जाएगा। अलग अलग टाइम पे पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन होगी, तो अलग अलग पोजीशन होने से उनका फेज अलग अलग होगा। ठीक है ना? 2 सेकंड में यहाँ पे पार्टिकल है तो 10 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन जो 2 सेकंड में पार्टिकल का पोजीशन है वही 10 सेकंड में भी पोजीशन वही रहेगा। लेकिन अब टाइम तो चेंज हो रहा है। यहाँ 2 चीजें चेंज होंगी, एक टाइम चेंज होगा, एक डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। अभी 1 सेकंड में पार्टिकल यहाँ है, कुछ सेकंड बाद वो पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ टाइम के साथ पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है। समझ रहे हैं बात को?
पार्टिकल अभी यहाँ है, कुछ सेकंड में यहाँ चला जाएगा, कुछ सेकंड में यहाँ आएगा, फिर आएगा। तो मतलब पार्टिकल की पोजीशन विद द टाइम चेंज हो रही है। प्रोग्रेसिव वेव में फेज ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम। क्लियर है सभी को? पॉइंट लिखते चलेंगे। इसमें the amplitude of all particles are same। सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, मतलब एक निश्चित हाइट तक ही पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। यदि कोई एक पार्टिकल यहाँ तक वाइब्रेट कर रहा है तो अगला पार्टिकल भी यहीं तक वाइब्रेट करेगा। ऐसा नहीं कि वो कहीं नीचे तक जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। एक निश्चित एम्पलीट्यूड तक सभी पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, ठीक है ना, ये निश्चित है। दो कंजगेटिव क्रस्ट और दो कंजगेटिव ट्रफ के बीच की लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं, मैंने कल बताया था, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक आपने लिख लिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। These wave transmit energy from one place to another. These wave particles vibrate about their mean position. Wave travel through medium with definite speed. The phase of particle is different at different time. अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा। The amplitude of all particles are same. So these are important point related to the progressive wave. क्लियर है सभी को? अब मैं इसका इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन डिराइव करने जा रहा हूं, आप उससे समझेंगे। बता दें इसको, अभी नहीं लिख पाए, लिखिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। क्या डिस्कस करेंगे? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द वेव। वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगा? क्लियर है? तो मुझे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखना है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मुझे प्रूव करना है। जो मुझे प्रूव करना है वो है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। जो मुझे प्रूव करना है वो है a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए इसे प्रूव करें। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वेव। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वेव किसका इक्वेशन है? ये वेव का। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वेव हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। द इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या हमने पढ़ा है? द इक्वेशन ऑफ एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ा है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ध्यान से देखना है, जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है तो उसमें जो वेव में केवल टाइम चेंज हो रहा था। वेव के पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेव का केवल टाइम चेंज हो रहा था। डिस्प्लेसमेंट केवल टाइम पे निर्भर था। किस पे? टाइम पे। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो पार्टिकल है हर टाइम पे उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। जो पार्टिकल्स है, जो डिस्टरबेंस है, कौन है? डिस्टरबेंस। जब डिस्टरबेंस हुआ तो उस पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई। पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है।
जो पार्ट ये मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 है, अभी जो पार्टिकल है अपनी मीन पोजीशन पे है और उस पोजीशन पे उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? अब पार्टिकल क्या होगा, कुछ सेकंड में, मान लो 1 सेकंड में यहां पहुंचा, अगले सेकंड में यहां 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 ऐसे आगे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहां से यहां तक मान लो उसको जाने में x डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ा। जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x। तो इसका टाइम भी चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? टाइम भी। इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही? पार्टिकल की वेलोसिटी। क्या यहाँ पे जो वेलोसिटी है वही लास्ट में रहेगी? ऑसिलेट होते होते धीरे धीरे खत्म होगा ना, रिटार्डेशन होगा। तो अब देखिए यहाँ का टाइम क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम t इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना, जो पार्टिकल यहां था वो यहां पहुंच गया तो x डिस्टेंस, और इसकी स्पीड क्या है, मान लो v है, उस पार्टिकल की स्पीड क्या है, v। सभी को सब पता है, t इक्वल टू एक्स बाई बी। जो एसएचएम के इक्वेशन में t हुआ करता था वो यहाँ पे t नहीं रहेगा। यहाँ दो चीजें साथ में बैरी होगी, t तो बैरी होगी, उसके साथ x भी बैरी होगा। अभी पार्टिकल यहाँ है तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट ये, पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट ये, पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तक जाने में उसको कुछ अलग समय लगेगा ना। जो पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक जाने में यदि इसको 1 सेकंड लग रहा है तो पार्टिकल यहाँ तक जाने में कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो उसका दो चीजें चेंज होती है, एक उसकी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, दूसरा उसका टाइम। तो वेव में दो चीजें चेंज होगी, एक टाइम भी, दूसरा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट भी। उसकी पोजीशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग। तो टाइम इक्वल टू एक्स बाई बी, क्या लिख दिया, एक्स बाई बी। तो जहां t था वहां x बाई, इसको इधर ले आले तो क्या हो जाएगा, ये t माइनस एक्स बाई बी। t माइनस एक्स बाई बी ये हमारा फेज होता है। क्या हो जाएगा, t माइनस एक्स बाई बी, ये बन जाएगा फेज। अब ये t की जगह पे t माइनस एक्स बाई बी हो जाएगा। अब हमारा टाइम x बाई बी के साथ डिले होगा। बात समझ में आ रही, ये इधर आ गया, क्लियर है। अब देखिए ये इक्वेशन क्या लिखोगे आप, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई बी। जहां हमने t लिखा था उसकी जगह पे क्या लिख दिया, t माइनस एक्स बाई बी लिख दिया। बाकी सब सेम है, जहां t था वहां क्या हो गया, t माइनस एक्स बाई बी। उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हमने इंक्लूड कर दिया, क्लियर है। अब इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो y इक्वल टू क्या बनेगा, a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा एक्स बाई बी, ओमेगा एक्स बाई बी। क्लियर है सभी को। अब ओमेगा और बी की वैल्यू रखेंगे इस वाले में। देखो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू या 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी ओमेगा होता है। और बी क्या है, बी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। बी क्या है, ध्यान रखिए, यहाँ पे
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव दो चीजें होंगी यहाँ। वेव की वेलोसिटी होगी और पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे? यदि पार्टिकल की वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल का? यहां से वेव का वेवलेंथ। तो पार्टिकल एक टाइम पीरियड में कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई टी। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस में क्या होगी? वेव की लेंथ, वेवलेंथ अपॉन टाइम, वेवलेंथ अपॉन टाइम। समझ में आया क्या? वेवलेंथ अपॉन टाइम। ये लैम्डा v हो गया। अब यहाँ पे v की जगह लैम्डा बाई टी रखो और ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी रखो। क्या बनेगा इक्वेशन? ध्यान से देखिए, y इक्वल टू ए साइन, इसको ओमेगा टी रहने दो। इस ओमेगा की जगह क्या रखा हमने? 2 पाई बाई टी, और v की जगह क्या रख दिया? लैम्डा बाई टी इंटू एक्स। एक्स एज इट इज है। अब p से t कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। अब y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये किसको मैंने मान लिया? वेयर k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, और k का क्या नाम है? k है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। व्हाट इज k? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और वेव नंबर, इट इज कॉल्ड वेव नंबर। क्लियर है सभी को? k हमारा क्या है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर कहते हैं। याद रखना है 2 पाई बाई लैम्डा होता है k। पूरा लिखिए अच्छे से। तो ये क्लियर हो गया। इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। के किसको मान लिया हमने? 2 पाई बाई लैम्डा को। 2 पाई बाई 1 साइकिल है, लैम्डा हमारी वेवलेंथ है, एक साइकिल में वेवलेंथ, ठीक है ना? तो ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट और वेव नंबर कहते हैं इसको। अब देखिए, कोई भी वेव है, इससे हम वेव की स्पीड भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव कैसे निकालोगे आप? स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। यहां से स्पीड निकाल लेंगे। यहां पे जो हमारा फेज है, वेव का जो फेज होता है वो कांस्टेंट होता है। कितना होता है? ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको t के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। तो t का डिफरेंशिएशन 1 बचेगा क्या? ओमेगा माइनस k कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, dx बाई dt। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है? अब ये हो जाएगा k dx बाई dt इक्वल टू ओमेगा।
तो dx बाई dt इक्वल टू ओमेगा बाई के। अब dx बाई dt क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड। तो ये है स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। इसको हम b इक्वल टू लिख देंगे ओमेगा बाई के। b इक्वल टू ओमेगा बाई के। ये है स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। क्लियर है सभी को? तो b किसको लिख दिया मैंने? dx बाई dt को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है ना? तो मैग्नीट्यूड में है, प्रोग्रेसिव वेव का क्या हो गया? ये स्पीड हो गया। आपसे कोई पूछेगा प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड बताइए, तो ओमेगा बाई के। इसको और आगे लिख सकते हैं हम, बात मत करो भाई। क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 पाई न्यू। फ्रीक्वेंसी में 2 पाई न्यू। और के की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ देखिए के इक्वल टू कितना है? 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा ऊपर जाके मल्टीप्लाई। बी इक्वल टू न्यू लैम्डा। फार्मूला आपने सुना होगा, बी इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। बी इक्वल टू न्यू लैम्डा प्रूव हो गया। किसी वेव की वेलोसिटी न्यू लैम्डा होती है। न्यू उस वेव की फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है? उस वेव की फ्रीक्वेंसी है। और लैम्डा क्या है? उस वेव का वेवलेंथ है। उस वेव का वेवलेंथ है। न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो इसको और भी लिख सकते हो। v इक्वल टू क्या लिख सकते हो? लैम्डा बाई टी। ये मैंने शुरू में बताया था आपको, v इक्वल टू लैम्डा बाई टी लिखते हैं। यहां से वो भी प्रूव हो जाएगा। समझ में आया क्या? v इक्वल टू न्यू लैम्डा। और यदि वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है, तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा लिखते हैं। यदि कोई वेव लाइट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट से ट्रेवल करती है, तो हम c इक्वल टू न्यू लैम्डा भी लिखते हैं। और जहां c क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ वेव की स्पीड है, मतलब लाइट की स्पीड। यानी कोई वेव लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, तो v इक्वल टू सी लिख देंगे। यदि कोई वेव लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, तो c इक्वल टू क्या लिख देंगे? v की जगह c लिख देंगे। c स्पीड ऑफ लाइट हो गई। समझ में आया क्या? यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, c इक्वल टू न्यू लैम्डा। c क्या हो गया हमारा? स्पीड ऑफ लाइट। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? अब किसी वेव के इक्वेशन को देखकर कैसे जानेंगे कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है? इसी फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लगाएंगे, ठीक है ना? देखिए, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। यहाँ पे x बताता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। मैंने आपको बताया ना, वेव प्रोपोगेट हो रही है, तो वेव किस डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये बताओ कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही, कैसे पता चलेगा? यदि मैं आपसे पूछूं डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन लिख दिया, यहाँ पे पॉजिटिव x डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव x। प्लस x डायरेक्शन है।
यदि मैं इक्वेशन में दे दूं a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन क्या है? प्लस हो गया मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन हो गई। वेव किस डायरेक्शन में? एक्स के नेगेटिव में। यदि मैं ऐसे पूछ लूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, वेव किस डायरेक्शन में चल रही है? प्लस जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पे प्लस जेड डायरेक्शन लिखेंगे। यदि माइनस है तो प्लस डायरेक्शन है, माइनस है तो प्लस डायरेक्शन, प्लस है तो माइनस डायरेक्शन। तो इस पॉइंट से यहाँ पे जो लिखा रहेगा उससे ये पता चलेगा कि वेव की प्रोपगेशन मतलब चलने की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्लियर है सभी को? अब देखिए कोई भी वेव इक्वेशन आपको गिवन है, कैसे आप पहचानोगे कि वेव का इक्वेशन है कि वेव का इक्वेशन नहीं है? कैसे आप जानोगे? कैसे आप जानोगे? तो कंडीशन होती है इसकी, कंडीशन ऑफ इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव। वेव का कोई इक्वेशन है तो वेव का इक्वेशन है कि नहीं है? डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू डेल टी टू इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू। ये कंडीशन है, मतलब वाई डिस्प्लेसमेंट जो भी इक्वेशन दिया जाएगा उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि वो कांस्टेंट मिलता है तो वो इक्वेशन वेव का है, नहीं मिलता तो नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में समझ लेते हैं, इसको लिखिए जल्दी से। मान लीजिए इक्वेशन ऑफ एसएचएम मैंने लिखा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये वेव का इक्वेशन है? क्या ये वेव का इक्वेशन है? आप कहेंगे है, मैं कहूंगा नहीं है। कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं है? तो देखिए पहले इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। डेल वाई बाई डेल टी का फंक्शन है ये, ओमेगा बाहर आएगा, ए ओमेगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। एक बार और कर दो, डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू, फिर से ओमेगा बाहर आएगा और कॉस का माइनस साइन, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये हो गया। अब इसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डेल वाई बाई डेल एक्स। क्या x है इसमें कहीं? तो कांस्टेंट हो जाएगा। x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू 0, मतलब ये इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 0। इट इज इक्वेशन ऑफ वेव। इक्वेशन ऑफ वेव है क्या ये सेटिस्फाई है कंडीशन? इसके इक्वल टू 0 मिल जाएगा तो सेटिस्फाई होगा क्या? 0 मिलना चाहिए कांस्टेंट, तो 0 मिल रहा है ना। ये तो पूरा 0 हो जाएगा जैसी वैल्यू रखोगे इसकी। क्या ये 0 है? क्या है? इट इज नॉट अ इक्वेशन ऑफ वेव। ये वेव का इक्वेशन नहीं है भाई। तो वेव का इक्वेशन क्या है आइए देखते हैं। ये जब वेव का इक्वेशन नहीं है तो वेव का इक्वेशन क्या है ये हमें प्रूव करना है। तो हम दूसरा इक्वेशन लेते हैं, उसको चेक करते हैं।
क्या वो वेव का इक्वेशन है? आपको कोई भी इक्वेशन दे देगा, आपसे पूछेगा कि वेव का इक्वेशन है कि नहीं, तो ये वेव का इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि del 2y अपॉन del t2 इक्वल टू 0 हो गया। 0 नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई कांस्टेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। लिख लिया? इसके बाद दूसरा इक्वेशन देखते हैं। मान लो हमें दे दिया है इक्वेशन a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, जो अभी मैंने प्रूव किया है ये वेव का इक्वेशन है। इसको सिद्ध करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये वेव का इक्वेशन है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम डेल y अपॉन डेल t टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ टाइम का फंक्शन है, टाइम का जो कोफिशिएंट होगा वो बाहर आ जाएगा। ए ओमेगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। सेकेंड टाइम करोगे डेल 2y अपॉन डेल t2, फिर ओमेगा बाहर आएगा तो कॉस का माइनस साइन ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन जिसे नहीं आता वो पढ़ाई ना करें, जरूर नहीं है, उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है ना? जिनको साइन का डिफरेंशिएशन ना है, कॉस का ना है, तो मैं तो कितनी बार बोल चुका हूँ, वीडियो देखिए, नहीं देखते क्या करूँ? अब नहीं देखते तो आपके ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर नहीं। आप चाहते नहीं कि आपसे बने, आप केवल जब क्लास लेते हैं तब लगता है कि यार नहीं बन रहा, उसके बाद सब भूल जाते हैं। अब देखिए मैं इसको डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? डेल y बाई डेल x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x का फंक्शन होगा। तो ये k कांस्टेंट है, माइनस बाहर आएगा, माइनस a k साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t माइनस kx। इस बार x का कोफिशिएंट बाहर आएगा, x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस k, माइनस के बाहर आ गया। अगेन करेंगे फिर से डेल 2y अपॉन डेल x2, फिर cos का क्या होता है? माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस फिर आएगा ये वाला, तो फिर माइनस कर देगा a k स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, इसको सेकंड दे दो, इसको थर्ड दे देता हूँ। ये दोनों इक्वेशन मैंने टू टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t एंड टू टाइम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को मैंने दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया, t के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में। अब हम जानना चाहते हैं क्या ये वेव का इक्वेशन है कि नहीं है। क्या हो गया? वेव का इक्वेशन है कि नहीं है, ये कंडीशन गिवन है। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो वेव का इक्वेशन होगा। आइए चेक करें। इक्वेशन को डिवाइड कर लें, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड, दोनों को डिवाइड करो, सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर दो। सेकंड क्या है बोलिए? del 2y अपॉन del t2 डिवाइडेड बाय, थर्ड क्या है? del 2y अपॉन del x2। बस 2 मिनट में आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा समझ नहीं। ऐसे राइट हैंड को डिवाइड कर ले, तो राइट हैंड क्या है इसका? माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ध्यान से देखिए, पढ़ ही रहे, कहीं घूम नहीं रहे। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, इसका राइट साइड क्या है? माइनस a के स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। सही है? दोनों को डिवाइड कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, a से a कैंसिल, साइन ओमेगा टी पूरा कैंसिल, बचा क्या? del 2y अपॉन del t2 डिवाइडेड बाय del 2y अपॉन del x2 इक्वल टू ओमेगा
स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, del 2y अपॉन del t2 इक्वल टू ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर del 2y अपॉन del x2। ये उधर चला गया। देखिए इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए, del 2y अपॉन del t2 इक्वल टू c स्क्वायर del 2y अपॉन del x2। c स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, कांस्टेंट ओमेगा अपॉन के। तो ये क्या है, ये जो गिवन है इट इज अ इक्वेशन ऑफ वेव, इट इज अ इक्वेशन ऑफ वेव। तो मुझे यदि किसी इक्वेशन को ये चेक करना है कि वो वेव का इक्वेशन है कि नहीं, तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करके उस कंडीशन को वेरीफाई करिए। यदि वो कंडीशन वेरीफाई है तो वो इक्वेशन वेव का इक्वेशन है, अदरवाइज वो इक्वेशन वेव का नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। सभी को समझ में आया? तो ये वेव का इक्वेशन है sin ओमेगा t माइनस के एक्स। क्लियर है सभी को? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।